हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है और ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? ऐसी कौन सी 3 कंडीशन हैं जिनको फुलफिल करके हम किसी भी मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट में हाइपर कंजुगेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता क्या है। अगर मान लो अल्काइल ग्रुप कहीं भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ या फिर अनशेड पी ऑर्बिटल के साथ जब डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है, ऐसी कंडीशन में उस अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनमें डीलोकलाइज हो जाते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के इसी डीलोकलाइजेशन को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। अब यहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम क्या होता है। अगर कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो ऐसे सिस्टम को हम अनसैचुरेटेड सिस्टम कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करूं तो इसके रिस्पेक्ट में मैं एल्कीन को भी इन्वॉल्व कर सकता हूं, इसके रिस्पेक्ट में मैं बेंजीन को भी इन्वॉल्व कर सकता हूं क्योंकि उसमें भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। इसी तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में मैं एल्काइन को इन्वॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं अनशेड पी ऑर्बिटल की बात करूं तो इसका मतलब यह है कि एल्काइल ग्रुप जो है कहीं ऐसे इंटरमीडिएट के साथ जुड़ा होना चाहिए जिसके पास अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है। अगर प्रीवियस वीडियोस के बेस पे बात करूं तो जो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होते हैं वो कार्बोकैटायन में और कार्बन फ्री रेडिकल में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एल्काइल ग्रुप है वो किसी एल्कीन के साथ या बेंजीन के साथ या एल्काइन के साथ या फिर कार्बोकैटायन के साथ या कार्बन फ्री रेडिकल के साथ अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में ये अपने कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इनमें डीलोकलाइज कर देगा और यही इसका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहलाता है। अब बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर इंटरमीडिएट में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए हमको इन तीनों कंडीशन का फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 की। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले अल्फा कार्बन ढूंढना होता है। इस अल्फा कार्बन का सैचुरेटेड होना जरूरी है, यानी कि मैं ऐसा कह दूं कि अल्फा कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना जरूरी है। अल्फा कार्बन मिलने के बाद उसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन या फिर उसके डिफरेंट आइसोटोप का होना जरूरी है और इनको हम अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं। अगर ये ड्यूटेरियम हुआ तो इसे हम अल्फा डी कह सकते हैं। यानी कि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको अल्फा कार्बन ढूंढना है और उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप को ढूंढना है जिसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। कंडीशन नंबर 2, ये जो हमारे पास अल्फा कार्बन है ये सिस्टम के साथ या तो कंजुगेशन में रहना चाहिए या फिर एक्सटेंडेड कंडीशन में रहना चाहिए। अब इसमें सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ पे सिस्टम का मतलब हमारे लिए कोई इंटरमीडिएट या फिर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे अगर अल्फा कार्बन किसी एल्कीन के साथ या फिर एल्काइन के साथ या कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और बेंजीन के मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली या फिर एक्सटेंडेड कंजुगेशन से जुड़ जाता है तो उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। नंबर 3, ये जो अल्फा कार्बन है जैसा अभी हमने पॉइंट फर्स्ट में मेंशन किया था, इसका सैचुरेटेड होना जरूरी है। इसका मतलब जो अल्फा कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होना जरूरी है। अब इन तीनों कंडीशन को मॉलिक्यूल में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। यहां पे हमने टोटल 5 तरह के सिस्टम लिए हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्काइल बेंजीन। अब इनमें 1 बाय 1 हम ये सीखते हैं कि हमको उन तीनों कंडीशन को किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन की। किसी भी एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो भी कार्बन होगा उसकी मार्किंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा वो हमारे पास अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये पहली कंडीशन फुलफिल कर ली। नंबर 2, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होना चाहिए। जैसे इस वक्त अल्फा कार्बन जो है
वो सिंगल बॉन्डेड है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, यानी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन या फिर उसके आइसोटोप प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब इस एल्कीन ने हाइपर कंजुगेशन के लिए तीनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। अब ये बहुत आराम से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो कर सकते हैं। जो कंडीशन हमने एल्कीन में चेक करी थी वही कंडीशन एल्काइन में चेक करनी होती है। यहाँ पे हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंसिडर किया था, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर कर लेंगे। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो भी इस डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा वही चीज यहाँ पे होगी। इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो भी डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा वो हमारे लिए बन जाएगा अल्फा कार्बन। जैसे ये जो होगा ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। पहली कंडीशन फुलफिल होगी, अल्फा कार्बन सिंगल बॉन्डेड यानी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो ये सिंगल बॉन्डेड है, ये दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी। और इस अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन या फिर उसके आइसोटोप होने चाहिए। तो यहाँ पे हमको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इसका मतलब इस एल्काइन ने हाइपर कंजुगेशन की सभी कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अब बात करते हैं कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन में जिस तरह से आप हाइपर कंजुगेशन चेक करते हो उसी तरीके से आप कार्बन फ्री रेडिकल में चेक करते हैं। जैसे कार्बोकेटाइन में हमको क्या करना है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट जो भी कार्बन होगा वो हमारे पास बन जाएगा अल्फा कार्बन। जैसे इस केस में इस कार्बोकेटाइन के कार्बन के पास यहां पे एक अल्फा कार्बन है। दूसरी चीज, ये अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, ये भी कंडीशन मैच हो गई। और इसके पास एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के कोई आइसोटोप प्रेजेंट होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये कार्बोकेटाइन जो होगा इस वक्त हाइपर कंजुगेशन की सभी कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर यही कंडीशन कार्बन फ्री रेडिकल में चेक करनी हो तो यहाँ पे आपने कार्बोकेटाइन ढूंढा था, यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि कार्बन फ्री रेडिकल के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बोकेटाइन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन फ्री रेडिकल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस कार्बन को ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसके रिस्पेक्ट में जो भी एडजेसेंट कार्बन होगा वो बनेगा हमारा अल्फा कार्बन। जैसे ये वाला जो कार्बन होगा इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है यानी एडजेसेंट है, ये बन जाएगा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन मिल गया। अब इसका sp3 होना जरूरी है, तो ये सिंगल बॉन्डेड है तो अगेन ये sp3 हो गया। इस पे कम से कम एक हाइड्रोजन या उसका कोई आइसोटोप प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगेन जो है इस कार्बन फ्री रेडिकल ने भी कंडीशन फुलफिल कर दी। अब बात करते हैं एल्काइल बेंजीन की। इसके लिए हमको क्या करना है, बेंजीन ढूंढनी है और बेंजीन के इन 6 कार्बन के साथ कहीं भी डायरेक्ट जो कार्बन होगा वो बनेगा हमारा अल्फा कार्बन। यानी एक बेंजीन जो हो सकती है मैक्स टू मैक्स 6 अल्फा कार्बन हो सकते हैं उसमें। जैसे इस केस में हमारे पास बेंजीन के एडजेसेंट ये कार्बन है यानी कि मेरे पास एक अल्फा कार्बन है यानी अल्फा कार्बन मिल गया। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी और इसके पास हाइड्रोजन के एक या फिर उसके कोई भी आइसोटोप होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस वक्त इस एल्काइल बेंजीन जो कि टोल्यूइन का मॉलिक्यूल है हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर दिया। इन सभी एग्जाम्पल में हमने जो इस कलर से हाईलाइटेड कर रखा है वो उसका अल्फा कार्बन है और जो उसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल में डिफरेंट अल्फा कार्बन की संख्या या फिर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो सकती है। कंडीशन हमेशा इसी तरह से चेक करनी है कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन ही अल्फा कार्बन होता है। और फिर क्या देखना है, अल्फा कार्बन का sp3 देखना है कि उसका sp3 होना जरूरी है। और लास्ट में हमको देखना है कि उस अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन या उसका कोई आइसोटोप प्रेजेंट हो जिसे हम अल्फा H कह सकते हैं। अगर D हुआ तो उसको हम अल्फा D कह देंगे। अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इन कंडीशन को चेक करके हमको ये देखना है कि इन मॉलिक्यूल में कौन कौन से ऐसे हैं जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो करेंगे। नंबर 1, यहाँ पे मेरे पास एक बेंजीन का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसके साथ ये जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन होगा और दोनों ही अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब अब जो इसके हाइड्रोजन होंगे ये हमारे कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से आ जाएंगे और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से आ जाएंगे यानी इसके पास टोटल जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और ये बहुत आसानी से हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यहाँ पे इथाइल बेंजीन दी गई है। अब यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि बेंजीन के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट कार्बन ये वाला कहलाएगा। इस कार्बन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो बेंजीन के वेरी फर्स्ट कार्बन जो होगा उसको मैं बोलूंगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर दो हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो मेरे कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन जो है ऑलरेडी sp3 है। तो इन दोनों हाइड्रोजन को मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास दोनों हाइड्रोजन जो होंगे ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यही हाइड्रोजन मेरे काम के हैं, यानी कि सेकेंड मॉलिक्यूल जो है इजीली हाइपर कंजुगेशन को शो कर सकता है। नंबर थर्ड, यहां पे मेरे पास ये मिल गया मुझको अल्फा कार्बन, और ये sp3 भी है। अगर मैं इसकी वैलेंसी देखूं तो इसके पास एक हिडन एच होगा, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी तो मुझे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि एग्जाम्पल थर्ड में मेरे पास ये जो होगा ये मेरा बनेगा अल्फा हाइड्रोजन, यानी मेरे पास एक अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम एक होना चाहिए। इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर थर्ड भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो कर सकता है, शो करेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर मैं यहाँ पे बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे पास बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड अल्फा कार्बन बनेगा। बट ये अल्फा कार्बन क्या sp3 है क्या? ये तो sp3 नहीं है, क्योंकि इस अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब ये है ये मेरे लिए यूजलेस कार्बन हो गया, क्योंकि अल्फा कार्बन मस्ट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं इस कार्बन की। ये जो कार्बन है इस एल्कीन के एडजेसेंट है, यानी इस कार्बन को मैं कह सकता हूं ये अल्फा कार्बन है, बट किसके रिस्पेक्ट में? इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अगर आप इस एल्कीन को देखोगे तो एल्कीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, और ये कौन था? ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन था, जो डबल बॉन्ड होने के कारण कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था, यूजलेस हो गया था। क्या ये कार्बन जो है वो अपनी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? एल्कीन के रिस्पेक्ट में वेरी एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन था, ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई। ये sp3 हाइब्रिडाइज भी है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन या उसका आइसोटोप प्रेजेंट हो, और इसके पास तो टोटल 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यानी इस एग्जांपल में मेरे पास टोटल 3 अल्फा एच ऐसे मुझे मिल गए, जिसके कारण हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है। यानी कि एग्जांपल नंबर 4 जो है आसानी से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा। एग्जांपल नंबर 4, इस एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास एल्कीन गिवन है, और इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे टोटल 4 ऐसे कार्बन हैं जो अल्फा कार्बन कहलाएंगे, जिनको मैं रेड कलर से हाईलाइटेड कर रहा हूं। एक कार्बन मेरे पास ये है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, और बन गया एक यहाँ पे। क्या ये चारों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इनके पास कम से कम एक हाइड्रोजन या उसका आइसोटोप प्रेजेंट है? अगेन प्रेजेंट है, क्योंकि सबके पास आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है ये जो एल्कीन है ये 4 अल्फा कार्बन के थ्रू हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और हर कार्बन पे कितने? हर कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि इसके पास टोटल जो है वो कितने हो गए? टोटल इसके पास 8 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन है। यानी एग्जांपल नंबर 4 आसानी से अपना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो कर सकता है। एग्जांपल नंबर 5, इस एग्जांपल में सबसे खास बात यह है कि यहां पे मेरे पास कार्बन फ्री रेडिकल दे रखा है, और साथ में यहां पे एल्कीन भी दे रखी है। इसका मतलब यह है ये कार्बन फ्री रेडिकल इंडिविजुअली हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, और ये एल्कीन इंडिविजुअली अपना हाइपर कंजुगेशन शो कर सकती है। अगर मैं एल्कीन के रिस्पेक्ट में बात करूं और मैं इसको इस तरह से ब्लू कलर से हाईलाइटेड कर लूं, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो यहां पे जो कार्बन होंगे जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइटेड कर रहा हूं वो इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन होंगे। क्या ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड कार्बन sp3 है? हाँ, ये चारों के चारों sp3 हैं। क्या इनके पास एक भी H प्रेजेंट है? अगर मैं H की बात करूं तो यहाँ पे इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है ये एल्कीन जो है इन 4 अल्फा कार्बन की मदद से टोटल इसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यानी ये जो है 10 अल्फा हाइड्रोजन की हेल्प से ये एल्कीन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल की बात करूं तो कार्बन फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं? इसको जो इसके कार्बन है उनको येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। एक मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया, एक मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया। ये दोनों हाईलाइटेड कार्बन जो होंगे इस फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन बनेंगे। क्या इनका
हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगेन इन दोनों अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब बात करते हैं इनके अल्फा एच की। अगर इसको देखें तो यहां पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस कार्बन को देखें तो यहां पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि इस कार्बन फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में यहां के 2 हाइड्रोजन और यहां का 1 हाइड्रोजन जो है कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि इसमें टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, यानी ये जो है 3 अल्फा एच के कारण हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ये एल्कीन 10 अल्फा एच के कारण हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। अगर मान लो मैं पूछूं मॉलिक्यूल में कितने हैं, तब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, 10 इसके हैं 3 इसके हैं, टोटल इस मॉलिक्यूल में 13 अल्फा एच ऐसे हैं जो हाइपर कंजुगेशन में हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट है। चलो एग्जांपल नंबर 6। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है और ये मॉलिक्यूल जो है वो ब्रिज हेड मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहाँ के जिनको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं ये सभी कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं और सबके पास 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी इस मॉलिक्यूल के पास टोटल जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये तीनों हाईलाइटेड कार्बन sp3 हैं और तीनों के पास जो है इंडिविजुअली 2-2 अल्फा एच है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये तीनों sp3 भी हैं, ये भी करेक्ट है और ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर सपोज मैं इसका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑपरेट करता हूं, जो कि अभी मैंने इस वीडियो में सीखा नहीं है, अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं तो वहां मुझे पता लगेगा कि इसका हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रिडिक्स रूल फॉलो होता है और इस रूल के अकॉर्डिंग कार्बोकेटायन जो है ये कंडीशन को फुलफिल करते हुए भी यहां पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो नहीं करेगा। इसको हम डिटेल में जब डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे उस हाइपर कंजुगेशन के वीडियो में इसको हम ब्रिडिक्स रूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नंबर एग्जांपल की। 7 नंबर एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो ये मॉलिक्यूल मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी इस मॉलिक्यूल का अगर इतना सा पार्ट हम देखें तो ये जो पार्ट है कुछ इस तरह से दिखाई देता होगा। तो मतलब ये है इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन जो है यहां पे हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि एडजेसेंट तो है बट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज, जबकि यहां पे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब इस बेंजीन के एडजेसेंट सिर्फ एक ही कार्बन था जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में फेल हो गया, यानी ये हमारे लिए यूजलेस कार्बन हो गया। यानी एग्जाम्पल नंबर जो 7 है इसके थ्रू हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को हम बेकर नाथन इफेक्ट भी कह सकते हैं। इन दो साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी, इसलिए इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसके लिए अब हमको क्या करना है, जितने भी सिस्टम अभी हमने देखे थे इन सभी सिस्टम में या इंटरमीडिएट में हम हाइपर कंजुगेशन को शो करके यानी ऑपरेट करके ये सीखते हैं कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है। यहां पे मेरे पास एल्कीन का मॉलिक्यूल है, अगर मैं कंडीशन को रीचेक करूं मेरे पास यहां पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में वेरी फर्स्ट ये कार्बन जो होगा ये एडजेसेंट कार्बन है और ये जो कार्बन होगा ये मेरे पास कहलाएगा अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 है? हाँ, ये सिंगल बॉन्डेड है, sp3 है। क्या इस पे हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कम से कम 1 प्रेजेंट है? हाँ, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। इसका मतलब इस एल्कीन से मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन ऐसे हैं जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना इसमें हाइपर कंजुगेशन किस तरह से ऑपरेट करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, मान लो मेरे पास ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ये इसमें ब्रेक होता है और ब्रेक होके इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहां चले जाते हैं और इसी तरह से अब इस एल्कीन का ये जो पाई बॉन्ड होता है ये ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ले जाता है। अगर मान लो मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो होगा क्या, ये इस कार्बन का हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमने डिस्टर्ब नहीं करा है, एज इट इज चला जाएगा। अब सोचो अगर मैं इस कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं तो अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बना होगा। पहली चीज, जब आपने इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिए तो इस हाइड्रोजन पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहां तक करेक्ट है? अच्छा, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे होंगे इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड और
इन दोनों कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड क्या होगा, वो यहां जाके बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे हम बना देंगे सिंगल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन थे और क्या था, एक नेगेटिव चार्ज था। यहां तक करेक्ट है। अब एक चीज देखो, यहां पे जो मैंने एरो यूज करा है, ये वाला एरो तो हमने रेजोनेटिंग सेक्शन में डिस्कस किया था। इसका मतलब ये है ये आपस में बहुत तेजी से इंटर कन्वर्ट हो रही हैं और इसी इंटर कन्वर्जन के कारण अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि H पॉजिटिव यहां पे जाके जुड़ जाए, यानी इसमें कभी भी हाइड्रोजन एटम की शिफ्ट नहीं होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहां का जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक होके यहां चले जाते हैं, जिससे ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होता है। अब एक चीज देखो, क्या इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है? यहां तो कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। आगे बात समझ में। दूसरी चीज, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, दिस इज नॉट ट्रू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में कभी भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि यहां पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां शिफ्ट हो रहे हैं, यानी दिस इज नॉट ट्रू रेजोनेंस। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैंने इसी हाइड्रोजन से क्यों स्टार्ट करा। आप इससे भी कर सकते थे या फिर इससे भी कर सकते थे। जितने भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे 1 बाय 1 पार्टिसिपेट करेंगे, भले ही आप किससे भी स्टार्ट कर लो। और सबसे खास बात यह है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इसको हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसे हम, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसका दूसरा नाम भी रख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ये है ये तीनों हाइड्रोजन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब मान लो मैं इसका हाइपर कंजुगेटिव हाइब्रिड बनाऊं, वो कैसे बनेगा? अब उसको बनाएंगे वैसे ही जैसे हमने रेजोनेंस हाइब्रिड सीखा था। हमको क्या करना है, पहले तो वो फ्रेम बना लेना है जो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं हुआ है। जैसे मैंने यहां पे इतना हिस्सा बना लिया जो इसमें डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब जहां भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है या जहां भी बॉन्ड बना है वहां हमेशा आप डैश लाइन लगा लोगे। ठीक है, इसके बाद यहां भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहां भी डैश लाइन आएगी। इसी तरह मैंने सभी हाइड्रोजन के साथ डैश लाइन लगा दी। अब जिस पे जो भी चार्ज था वो पार्शियल चार्ज था, वहां पे कुछ समय के लिए रहा था। जैसे इस हाइड्रोजन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इसको यूज करते इस पे पॉजिटिव आ जाता और इसको यूज करते तो इस पे पॉजिटिव आ जाता। इसका मतलब इन तीनों के ऊपर जो चार्ज था वो पार्शियल आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव इनके ऊपर आएगा। यहां तक करेक्ट है। और इस कार्बन के ऊपर यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इस कार्बन के ऊपर यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहां हम लगा देंगे डेल नेगेटिव। ये इसका बन जाएगा हाइपर कंजुगेटिव हाइब्रिड। यहां तक क्लियर है। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि इस एल्कीन में कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हमको करना क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो हाइपर कंजुगेशन शो करता है, अगर मैं उसमें पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कितनी बनेंगी? ये हमेशा उतनी ही बनेंगी जितने आपके पास अल्फा एच है। इसका मतलब इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच। अब मान लो आपको किसी भी मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट में टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है तो करेंगे क्या, उस मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट के टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, वही जो संख्या आएगी वो उसकी ये संख्या बन जाएगी। खास बात क्या है, खास बात ये है ये अल्फा हाइड्रोजन को पहचानने में गलती मत कर देना, यानी कि इसके लिए वही 3 कंडीशन लगेगी। अल्फा कार्बन ढूंढना है और उसका sp3 होना जरूरी है, फिर जाके हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या आएगी। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि इस एल्कीन में टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने थे इसके पास? 3। इसका मतलब इससे टोटल 3 जो है वो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मैंने इसको क्यों नहीं काउंट करा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 3 ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएंगी, वो तो मुझे समझ में आया। मैंने इसको क्यों नहीं काउंट करा, इसको मैंने इसलिए नहीं काउंट करा क्योंकि आपने क्या पूछा है, आपने पूछा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ऐसी स्ट्रक्चर
जिसमें बॉन्ड ही प्रेजेंट ना हो, वो तो सिर्फ ये वाली स्ट्रक्चर होंगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है। इसीलिए जितने अल्फा एच होंगे वही संख्या उसकी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का टोटल नंबर आ जाएगा। यहां तक करेक्ट है। अब बात करते हैं एल्काइन की, और स्ट्रक्चर में हाइपर कंजुगेशन को उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जैसे अभी एल्कीन में किया था। जैसे अगर मान लो मैं पूछूं ये एल्काइन जो है क्या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो आपने क्या ढूंढना है, सबसे पहले कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड ढूंढो, उसके पास जो भी कार्बन जो होगा इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा वो बनेगा अल्फा कार्बन। इसका मतलब इसके साथ जो है डायरेक्टली जुड़ गए ये बन गया मेरे पास अल्फा कार्बन। करेक्ट है। फिर अल्फा कार्बन का sp3 होना जरूरी है। ये कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड है, यानी अगेन ये sp3 हो गया, दूसरी कंडीशन फुलफिल। इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन या फिर उसके आइसोटोप होने चाहिए। हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 है, यानी ये एल्काइन जो है वो एल्कीन की तरह से ही हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें ऑपरेट किस तरह से करेंगे। सेम इसमें उसी तरह से ऑपरेट करेंगे कि इसका अल्फा हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड होगा इसको आप ब्रेक करके इधर ले जाएंगे, और यहां से इस ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। आप किसी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लोगे। सपोज मैं इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड मान के इस तरह से ब्रेक करके यहां ले जाता हूं, तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे इस कार्बन पे एज इट इज रहेंगे, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके बीच में कहीं भी बॉन्ड नहीं होगा। इसके बाद इस कार्बन के साथ यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन था ये अब बन जाएगा डबल बॉन्डेड, यानी यहां पे डबल बॉन्ड रह जाएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन रह जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पे इलेक्ट्रॉन भेजे होंगे, तो इस कार्बन पे क्या आ गया होगा, इस कार्बन पे आ गया होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन में हम सेम तरीके से हाइपर कंजुगेशन को यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको देखकर अब बाकी एच को भी एज्यूम कर सकते हो कैसे कैसे पार्टिसिपेट किए होंगे, यानी कि आप इसका जो हाइब्रिड है वो आसानी से बना सकते हो, जिसको मैं यहां पे स्किप कर रहा हूं। ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोकेटाइन में। यहां पे मेरे पास एक कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में ये बनेगा हमारा अल्फा कार्बन जो कि sp3 है, और sp3 होने के साथ इस पे कम से कम एक एच होना चाहिए था। हमारे पास यहां पे 3 हाइड्रोजन है। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके हम इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दें, यानी अभी तक जितने अपनों ने समझे हैं ना उन सभी में हम ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। अब इसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, इस कार्बन के ये दोनों हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेंगे, और इसके बाद इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक होने से इनके बीच में कहीं भी बॉन्ड नहीं होगा। और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा एक नया बॉन्ड, और इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन एज इट इज चले जाएंगे। खास बात क्या है, इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि कार्बोकेटाइन जो होता है इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3, हर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएंगे तो यहां पे इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, इसलिए किसी भी तरह का कोई इस पे चार्ज नहीं आएगा। ठीक है। अब मान लो सेम वही चीज कि हमने इस हाइड्रोजन को यूज करा है, आप इसको भी यूज कर सकते थे, आप इसको भी यूज कर सकते थे, यानी उस इंटरमीडिएट में या फिर उस मॉलिक्यूल में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं उनको हम यूज करके उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये कौन सी स्ट्रक्चर कहलाएंगी, ये इसकी कहलाएंगी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह से इन तीनों को पार्टिसिपेट करके आप इसका हाइब्रिड बना सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहां पे इसका हाइब्रिड बना रहा हूं कि यहां पे होगा क्या, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है तो यहां पे अपना डैश लगा दी, और यहां पे 2 हाइड्रोजन एज इट ही चले गए जिनको हमने डिस्टर्ब भी नहीं करा, और इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन 1 बाय 1 ब्रेक होंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन के लिए इस तरह से डैश लाइन से इसको जोड़ देंगे। या तो करेक्ट है। और जैसा जिस पे चार्ज आया है
वो चार्ज वहां पे एज ए पार्शियल चार्ज यूज करते हैं, यानी इन हाइड्रोजन पे हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा, इन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे हम तीनों हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है, इस कार्बन पे इनिशियली कौन सा था, पॉजिटिव था, इसका मतलब इस कार्बन पे भी हम लगा देंगे डेल पॉजिटिव। ये हमारे पास बन जाएगा इसका हाइब्रिड। करेक्ट है। जिस तरह से कार्बोकेटाइन में उसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है, सेम इसी तरह से हमको कार्बन फ्री रेडिकल में करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अगर मैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बॉन्ड इसने कितने बना रखे हैं, इस कार्बन ने टोटल ऐसे 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो आ गए इसके पास बॉन्ड से, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इस हिस्से में इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। चाहिए कितने इसको, चाहिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल से। इसका मतलब ये है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और कार्बोकेटाइन के पास कितने थे, कार्बोकेटाइन के पास थे 6, यानी उसमें डेफिशिएंसी 2 इलेक्ट्रॉन की थी और इसमें डेफिशिएंसी 1 इलेक्ट्रॉन की है। इसका मतलब ये हुआ इसमें हम एक चीज तो नहीं कर सकते कि इस बॉन्ड को तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन में इधर दे दूं। क्या ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, और आपने तैयारी कर ली है इसको 2 देने की, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को अभी तक हम इस तरह से ब्रेक कर रहे थे, यानी हम उसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कर रहे थे, अब हम इसको होमोलाइटिकली क्लीवेज करेंगे। होमोलाइटिकली क्लीवेज का मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन का अब बराबर बंटवारा करेंगे, कि मान लो यहां पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दूंगा, और इस कार्बन के पास क्या बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। यहां तक करेक्ट है, यानी मैंने सिर्फ इतना ही करा है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को जो अभी तक हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कर देते थे, अब होमोलाइटिक क्लीवेज कर रहे हैं, और बीच में से तोड़ के इसको और इसको 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जैसे ही इस कार्बन पे इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन आया होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। यहां पे अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो देखो, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन हमने डिस्टर्ब नहीं करे, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी यहां पे हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। फिर इन दोनों कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, तो बना देते हैं इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इस कार्बन के ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये चले जाएंगे एज इट इज, क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। यहां तक करेक्ट है। तो ये बन गई इसकी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह से आपने अभी इस हाइड्रोजन को यूज करा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कार्बन फ्री रेडिकल में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हमारी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, वो सभी अल्फा हाइड्रोजन 1 by 1 इसकी आरएस बनाने में यूज हो जाएंगे, जो कि नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी। अब मान लो अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएं, तो हाइब्रिड कैसा बनेगा, हाइब्रिड के लिए अपनों ने मान लिया, आपने इसकी तीनों स्ट्रक्चर एज्यूम कर ली, क्योंकि मैंने एक बनाई है, आप इन दोनों हाइड्रोजन से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके हाइब्रिड की। इसका हाइब्रिड बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, हमको सबसे पहले वो फ्रेम बना लेना है जो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। हमने इतना फ्रेम बना लिया। अब जहां भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है या नया बना है, वहां पे हम लगा लेंगे डैश लाइन। तो इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पे नया बॉन्ड बना है, इसलिए यहां पे लगा लिया हमने डैश लाइन। इन तीनों हाइड्रोजन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड जो था, वो 1 by 1 ब्रेक हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको हम लगा लेंगे डैश लाइन से। ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया था, चार्ज थोड़ी ना आया था, क्योंकि ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है और सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज नहीं आता। इसका मतलब अब इन कार्बन पे मैं डेल डॉट लगा लूंगा, डॉट का मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लगा लूंगा। इस कार्बन पे क्या होगा, इस कार्बन पे ऑलरेडी यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो वो यहां पे अपने लगा लेंगे डेल डॉट। ठीक है, इसमें ये जो हमने बनाई है ये इसके कहलाएंगी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अब ये जो बन के आया है ये इसका कहलाएगा हाइपर कंजुगेटिव हाइब्रिड। अब बात करते हैं एल्काइल बेंजीन में किस तरह से हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब जैसे यहां पे मेरे पास एक टोल्यूइन का मॉलिक्यूल दिया है, आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस टोल्यूइन के मॉलिक्यूल में सपोज मैं इन 2 बॉन्ड को हटा देता हूं, और जैसे ही मैं ये 2 बॉन्ड हटाता हूं, ये मेरे पास क्या बन गया, ये तो एल्कीन बन गया। क्या ये एल्कीन की हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर को या उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है?
कि अगर मान लो मैं बोलूं कि भाई एल्कीन में सिर्फ आप इतना सा हिस्सा देख के बताओ रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, यानी कुछ समय के लिए इन कार्बन को आप मत देखो। अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में ये बनेगा अल्फा कार्बन, और यहां पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन सिंगल बॉन्डेड होने के कारण ये हमारे पास हो गया, इसकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये है अगर मैं इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इस हिस्से की बात करूं, ये हमारे पास हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या था, ओरिजिनल मॉलिक्यूल मेरे पास इस तरह से टोल्यूइन था। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी हम उसी तरह से जिस तरह से एल्कीन में कंडीशन चेक करी थी एल्काइल बेंजीन में भी करेंगे, और सेम तरीके से हम इसका हाइपर कंजुगेशन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे अगर मैं सिर्फ एल्काइल बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बेंजीन के एडजेसेंट वेरी फर्स्ट जो भी कार्बन होगा वो कहलाएगा हमारे पास अल्फा कार्बन, यानी ये बन गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है तो अगेन sp3 होगा। इस पे कम से कम एक हाइड्रोजन या उसका कोई आइसोटोप होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 हैं, यानी मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके कारण ये अल्काइल बेंजीन या टोल्यूइन जो होगा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। कैसे करेगा, जैसा मैंने अभी मेंशन किया है कि जिस तरह से आप एल्कीन में करवाते हो ऑलमोस्ट वैसे ही करना है। तो मान लो मैं इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके इधर दे दूं, और होगा क्या, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो ब्रेक होके इधर आ जाएंगे, यानी इससे मैं इसकी वेरी फर्स्ट नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं, जिसमें इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। यहां के दोनों हाइड्रोजन हमने डिस्टर्ब नहीं करे हैं, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करती है, और यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि आपने उसका ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट किया था। ठीक है, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और यहां पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना देगा, इसका मतलब बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपने खास बात क्या देखी, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां आया है, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से कंजुगेशन में है ना, क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पाई बॉन्ड के साथ इस तरह से सिंगल डबल सिंगल के पैटर्न में है, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ये कंजुगेशन की कंडीशन है, और प्रीवियस वीडियो में हम बेंजीन का कंजुगेशन भी ऑपरेट कर चुके हैं कि बेंजीन में जो चार्ज होता है वो उसकी दोनों ऑर्थो और पैरा पे मूव होता है। जैसे अभी ये चार्ज कहां पे है, ऑर्थो पे है, आप इसको मूव करोगे ये कहां जाएगा, पैरा पे जाएगा, और नेक्स्ट कहां जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा। मैं ऐसी होप करके चल रहा हूं आप आसानी से इस नेगेटिव चार्ज को इस तरह से रोटेट करके इसकी बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहां पे डायरेक्टली इसकी जो मेन हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें होगा क्या, अगर मैं इसका हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो इसमें बेंजीन में सब जगह पर बॉन्ड बने हैं और ब्रेक हुए हैं। जैसा अभी मेंशन करा कि इससे बेंजीन में टोटल 3 जगह पे ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। 2 जगह पे जाएगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव बन के, और एक जगह पे जाएगा पैरा पोजीशन पे नेगेटिव बन के। करेक्ट है। अच्छा, और इस हिस्से में हम क्या करेंगे, इस हिस्से में जैसे हम बनाते आए हैं कि जहां पे जो भी बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो या नया बना रहे हो वहां पे डैश लाइन लगा दो। जैसे यहां पे आपने क्या करा है, डबल बॉन्ड बना दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक कार्बन पहले से था, यहां मैं लगा दूंगा डैश लाइन, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपने क्या करा है, तीनों जगह ब्रेक करा है, तो मैं यहां पे लगा दूंगा 3 हाइड्रोजन इस तरह से डैश लाइन लगा के। ठीक है, अब क्या करना है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था तो इन तीनों हाइड्रोजन के ऊपर आप लगा देंगे इस तरह से डेल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये इसका कहलाएगा हाइपर कंजुगेशन का हाइब्रिड, और जो पहले मैंने ये बनाई थी वो इसकी कहलाएगी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गाइस यहां तक के डिस्कशन में हमने ये सीख लिया कि किस तरह से हाइपर कंजुगेशन को फाइंड आउट किया जाएगा और किन किन मॉलिक्यूल या डिफरेंट इंटरमीडिएट में उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जिसका सिंबल कैपिटल H होता है, इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक प्लस H हो सकता है, एक माइनस H हो सकता है। जितना भी इफेक्ट अभी हमने पढ़ा है या जितना भी इफेक्ट हम ऑर्गेनिक में यूज करते हैं मैक्सिमम वो हमारे पास प्लस H इफेक्ट होता है। माइनस H वेरी रियर इफेक्ट होता है, इसे हम रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को हम इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। यहां पे मेरे पास ट्राई हेलोमिथाइल बेंजीन दिया गया है। अगर मान लो इस मॉलिक्यूल का
टोल्यूइन के साथ कंपैरिजन करें जिसको अभी हमने यूज किया था, तो टोल्यूइन में क्या था, टोल्यूइन में इन तीनों हेलोजन की जगह पे अगर आप उसमें हाइड्रोजन रख देते तो वो बन जाता टोल्यूइन। अब सोचो यहां पे मेरे पास कुछ समय के लिए मैंने मान लिया कि यहां पे तीनों हेलोजन की जगह पे हाइड्रोजन है, यानी टोल्यूइन का मॉलिक्यूल वापस एज्यूम कर लिया और यहां पे मैंने एक H शो कर दिया, यानी होगा तो बाकी जगह भी H, चलो मैंने सभी जगह शो कर दिया। तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था इसके बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करा था और यहां दिया था। ऐसा क्यों किया था, ऐसा इसलिए किया था हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरह लेके आ गए थे। इस कार्बन के पास क्या था, इस कार्बन के पास टोटल हमारे पास 3 हेलोजन लगा रखे हमने, ठीक है। अब हेलोजन की हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण आप इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखता है। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड के तोड़ने का जो सीक्वेंस है उसको रिवर्स कर देगा, इसीलिए इसे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। यानी कि ये जो बॉन्ड है अब टूट के इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन खींच लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, करेक्ट है। अब बनाते हैं इसका हम स्ट्रक्चर। इसमें हमने इन दो बॉन्ड को क्या करा, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करा। यहां पे कार्बन के साथ बना डबल बॉन्ड, 3 हेलोजन में से 2 हेलोजन हमने रख दिए वैसे के वैसे और हेलोजन अपना साइड में हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस के कारण, उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी बिल्कुल टोल्यूइन की तरह कर रहा हूं, बस काम उल्टा हो रहा है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरह से बेंजीन में घूम सकता है जैसे टोल्यूइन के केस में बना था, तो इसका मतलब आप इन तीनों हेलोजन को भी यूज कर सकते हो। जो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा वो इस तरह से बेंजीन में घूमेगा, आप इसका आसानी से अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जिसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे खास बात देखो, अगर मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें किसी इंटरमीडिएट, चाहे वो कार्बोकेटायन हो या कोई भी इंटरमीडिएट हो, उसके और एल्काइल ग्रुप के बीच में यहां पे बेंजीन है, यानी कार्बोकेटायन किसी एल्काइल ग्रुप के साथ बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में हमको किस तरह से प्लस H को ऑपरेट करना है, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप प्लस H को इस तरह से ब्रेक करके इस तरह से ऊपर चले जाओ, या जो भी इंटरमीडिएट दे रखा है उसको आप नीचे ले आओ। दोनों तरीकों से सेम रिजल्ट आएगा। मैं पूरे लेक्चर में जो भी इंटरमीडिएट होगा उसको हमेशा बेंजीन में लेकर आऊंगा और उसी तरह से समझाएंगे, ठीक है। अब पहले बात करते हैं इतने से हिस्से की, क्या ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है? हाँ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी कि ये कंजुगेशन में। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि सभी अरेस को बना लिया है। अब बात करते हैं बने कैसे हैं। देखो सबसे पहले हुआ क्या होगा कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके इधर गए होंगे, जिससे इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया होगा और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर जाएगा इसकी डेफिशिएंसी तो हो जाएगी खत्म, इसलिए इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आया। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इधर जाने से इस कार्बन पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी बन जाएगी फर्स्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट है। अब क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है। अब अगली में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर जाएगा, जैसे ही बॉन्ड इधर जाएगा यहां पे नया बॉन्ड बन जाएगा जिसको हमने थोड़ा सा ज्यादा डार्क बना रखा है और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा अब यहां से ये इस कार्बन पे आ जाएगा, यानी कि इस कार्बन पे मैंने बना दिया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर फुलफिल कर रहा है? हाँ कर रहा है, क्योंकि अब इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये बन गया मेरे पास अल्फा कार्बन, पहली कंडीशन पूरी। इस अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 दूसरी कंडीशन पूरी, और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप। तो यानी कि हमने करा क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से रिंग में घुमा के इस एल्काइल ग्रुप के अगर सामने इस कार्बन पे आ गया तो ये कार्बोकेटायन हमारी हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर को देखूं तो मैंने ये क्या करा, यहां का जो बॉन्ड था ब्रेक करके इधर ले गया, इससे अब इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस हाइड्रोजन पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
यानी कि अगर हमको कार्बोकैटायन और एल्काइल ग्रुप के बीच में बेंजीन दिख गई तो सबसे बढ़िया तरीका है इस पॉजिटिव चार्ज को इसे नीचे लेके आएंगे, डिफरेंट आरएस बनाते जाएंगे, और जब एल्काइल ग्रुप के सामने वाले यानी बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको कार्बोकैटायन की तरह इसकी कंडीशन चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखना, क्या मुझे इतनी सारी आरएस बना के इसको देखना जरूरी था? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम इसको ट्रिक से भी कर सकते थे, बट पहले समझना जरूरी था। अब ट्रिक को ऑपरेट करते हैं। देखो, ये सेम मॉलिक्यूल मैंने यहां पे लिख लिया, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब मैं इसमें ट्रिक यूज करने जा रहा हूं। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि कोई भी चार्ज हो, इनफैक्ट इसी वीडियो में हमने देखा है, कोई भी चार्ज हो वो बेंजीन में केवल 3 जगह पे माइग्रेट करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इनफैक्ट कार्बन फ्री रेडिकल भी हो, तो वो बेंजीन में केवल 3 जगह पे ही जाता है। 2 उसकी ऑर्थो पोजीशन होती है और 1 उसकी पैरा पोजीशन होती है। अब एक चीज और देखो, ये जो मेरे पास इंटरमीडिएट था जिसने इस हिस्से से हमारे पास हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल किया था और आपने उससे ये स्ट्रक्चर बनाई थी, क्या ये पॉजिटिव चार्ज अब इधर जा सकता है? हाँ, जा सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस एल्काइल ग्रुप के साथ हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर में यूज हो जाएगा। और इसी तरह से ये डबल बॉन्ड के साथ भी एक आरएस बना सकता है। मान लो उसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप इधर शिफ्ट कर दोगे, और सपोज इस आरएस को मैं यहां ले लेता हूं। अब होगा क्या, इससे आपको जितना बाकी हिस्सा आपने डिस्टर्ब नहीं करा है वो एज इट इज बना देंगे। अब जैसे ये आ जाएगा, यहां CH2 आ जाएगा, करेक्ट है, और यहां पे CH3 एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे CH3 क्यों लिखा है? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने इस CH3 के साथ यूज नहीं करा है। इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में लेके जा रहा हूं। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को आप इस एल्काइल ग्रुप के साथ हाइपर कंजुगेशन शो करोगे तो ये आपकी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूट कर यहां आ गया तो यहां बन जाएगा मेरे पास एक नया बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। आई बात समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन होता तो हमेशा मुझे क्या करना है कि पॉजिटिव चार्ज और एल्काइल ग्रुप बेंजीन के थ्रू सेपरेटेड है। तो 2 तरीके हैं। अभी हमने इसको देखा कि हमने पॉजिटिव चार्ज नीचे लेके आए, आप हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी ऊपर जा सकते थे, बट बेस्ट तरीका ये है क्योंकि इससे शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर पाओगे आसानी से। अब हमको क्या करना है, अगर मान लो ये मॉलिक्यूल मेरे पास दिया होता, क्या मुझे इतना सारा इसकी स्ट्रक्चर बना के फिर डिसीजन लेना था, या मैं ट्रिक के थ्रू भी डिसीजन ले सकता था? आप ट्रिक के थ्रू भी पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते थे। बस ध्यान ये रखना है, जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, कि बेंजीन के अंदर कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इनफैक्ट कार्बन फ्री रेडिकल भी हो, वो केवल 3 जगह पे ही आ पाता है, 2 ऑर्थो पोजीशन पर और 1 पैरा पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब इन सभी स्ट्रक्चर में वो केवल 3 ही जगह जाएगा, 2 ऑर्थो होनी चाहिए, 1 पैरा होनी चाहिए। जैसे ये मेरे पास ऑर्थो है, यहाँ पे चार्ज बेंजीन में आया, फिर वो पैरा पे चला गया, दूसरी जगह ये हो गई, तीसरी जगह ये उसकी ऑर्थो हो गई। यानी कि चार्ज जो होता है बेंजीन में केवल 2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जाता है, भले ही वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, इनफैक्ट फ्री रेडिकल भी हो। तो मैं डायरेक्टली चार्ज बना सकता हूं, मैं इसकी आरएस ना बना के सीधा ऐसे बोल सकता हूं चार्ज जो है यहां आएगा, करेक्ट है। अगर चार्ज जब यहां आया होगा, अब सोचो क्या इतने से हिस्से ने इस तरह से, जिसको मैंने हाईलाइट करा है, अब इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में क्या इस CH3 ने इसकी हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल किया है? हाँ, करा है। इसका मतलब आप या तो पूरा प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो या फिर शॉर्ट ट्रिक के लिए आप उसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये नोट करनी है कि हाइपर कंजुगेशन कार्बन आयन पर कभी भी ऑपरेट नहीं होता, बट कार्बन आयन अगर बेंजीन के थ्रू एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे इस एग्जांपल में ये जो कार्बन आयन है इस बेंजीन की हेल्प से इस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में इनडायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन यूज हो जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 2 टुकड़ों में बांट के देखूं, अगर मैं सिर्फ इतना सा हिस्सा देखूं, क्या ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल करता है? हाँ, करता है, क्योंकि इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके पास कम से कम 1 H होना चाहिए था, इसके पास 3 है। यानी कि अगेन मैं कह रहा हूं कि ये जो हिस्सा है ये हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर को या उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है।
तो तरीका क्या है, इस कार्बोनाइन पे इंपैक्ट देखने के लिए अब हम उल्टा काम करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके ऊपर लेके जाएंगे। जैसे अब हम क्या करें, जो हमारे पास डार्क करा हुआ है इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे ये बॉन्ड था, जैसे हमने बेंजीन के केस में किया था, यानी अल्काइल बेंजीन के केस में हमने इसको ब्रेक किया था, वैसे ब्रेक कर लिया। अब यहां से पाई बॉन्ड जो होगा ब्रेक होकर यहां चला जाएगा, यानी इससे मेरे पास इस टाइप की फर्स्ट आरएस बन जाएगी, जिसमें इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पे बॉन्ड ब्रेक होने के कारण कोई चार्ज नहीं आएगा। यहां पे मैंने इसको लिख दिया इस तरह से, करेक्ट है। अच्छा, एक चीज और देखो कि यहां पे अब जो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बन के चला जाएगा, यहां तक करेक्ट है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ फिर कंजुगेशन में, अब जैसे ही मैं इसकी एक आरएस और बनाऊंगा, अब देखो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, यहां पे बन जाएगा नया पाई बॉन्ड, करेक्ट है। और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके नेगेटिव चार्ज बन जाएगा इस कार्बन पे, और आप जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे बनाओगे वहीं अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई, अगर कोई भी कार्बन आयन बेंजीन के साथ किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है और वो एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है, तो हाइपर कंजुगेशन की जब स्ट्रक्चर बनाएगा तो दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे, जिससे इसमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। और जैसे ही इसमें रिपल्शन बढ़ जाएगा, इसमें एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसको तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि अगर मान लो कोई मेरे पास आरएस है जिसमें सेम चार्ज आपने पास पास रख दिए, उस आरएस की स्टेबिलिटी जो होगी सबसे कम होगी। इसका मतलब यह है, अगर नेगेटिव चार्ज बेंजीन के थ्रू एल्काइल ग्रुप के साथ सेपरेशन में है और वो एल्काइल ग्रुप इस बेंजीन के साथ अपनी हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो डैम श्योर इस नेगेटिव चार्ज का नुकसान करेगा, क्योंकि वो दो नेगेटिव चार्ज इस आरएस में पास पास आ जाएंगे। यह तो करेक्ट है। तो गाइज, आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि किस तरह से किसी मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट में हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को चेक किया जाता है और हाइपर कंजुगेशन को ड्रॉ किया जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।